अब रेबिक ने रेनूर से सवालात शुरू किए और उससे जो तस्वीर सामने आई वो कुछ यूं थी कि सुबह के वक्त जब मर्द कामों पर जा चुके थे, सिपाहियों ने इस गली को और इससे आगे पीछे वाली गली को घेर लिया और फिर मखसूस घरों में घुसे थे। 4 घरों में मौजूद हर फर्द को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इनमें 6-7 औरतें भी थीं। सुबह का वक्त इसलिए मुंतखब किया गया कि इस वक्त लाजमी सब मर्दों औरतों को काम पर जाना चाहिए था, मगर वो घरों में पाए गए थे। मैं सोच रहा था कि इतनी अय्यारी सिर्फ डेविड शाह दिखा सकता है। यकीनन रेनाल्ड के पीछे उसका दिमाग काम कर रहा था। इसी ने शहरी आबादी के खिलाफ ये प्लान तैयार किया था कि जबरी भर्ती और औरतों को मुशक्कत पर लगाकर किसी भी मुमकिन बगावत का सद्देबाब किया जाए। इस तरह बागियों को मेल मुलाकात और मीटिंगों से भी रोका जा सकता था। रेबिक सवाल कर रहा था, डॉक्टर और नूर जवाब दे रहे थे और मैं इनका तजिया कर रहा था। रफ्ता रफ्ता शहर की एक मजमूई तस्वीर सामने आ रही थी कि बहुत से घरों में क्यों तारीकी थी और यहाँ इतना ज्यादा सन्नाटा और वीरानी क्यों थी। रेनाल्ड और उसके टोले का जबरो तशद्दुद साफ दिखाई दे रहा था। हौसला अफजा बात यह थी कि शहर में अब रवायती फौज कम रह गई थी, मगर शाही और सरकारी इलाके की हिफाजत के लिए नहायत तरबियत याफ्ता गार्ड्स जरूर मौजूद थे। मैं एक सवाल करना चाह रहा था मगर इन लोगों के सामने नहीं कर सकता था, वरना वो मेरी बात सुनकर चौंक जाते। मैंने इशारे से रेबिक को बाहर चलने को कहा। रेबिक समझ गया। उसने इन दोनों से वहीं ठहरने को कहा और मेरे साथ बाहर आया। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, रेनूर से पूछो कि छापा मारने वाली फौज ने कैसी वर्दियां पहन रखी थी। राटर को भी खरीदो कि शहर में फौज की क्या पोजीशन है और बाहर फौजी कितनी तादाद में दिखाई देते हैं। रेबिक ने सर हिलाया और हम वापस अंदर आए। रेबिक ने फौरी सवाल नहीं किया और गपशप के अंदाज में बात करता रहा। उसने शरारत भरे अंदाज में रेनूर की तारीफ की और राटर से कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो इतनी हसीन बीवी के शौहर हो। रेनूर शर्मा गई और राटर मुस्कुराने लगा। उसने बुरा नहीं मनाया था। आपने ठीक कहा, मैं संतोर का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं तुम लोगों के लिए खाने को कुछ लाऊं? रेनूर ने पूछा। नहीं, मुझे मालूम है तुम लोगों के पास खुद अपने लिए कम है, इसलिए जहमत मत करो। रेबिक ने मना कर दिया। उसे चाय और मीठी टिक्कियों की तरफ इशारा किया। यह भी बहुत है। वो दोनों शर्मिंदा नजर आने लगे। रेनूर ने कहा, जो आपने हमारे लिए किया है इसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, मगर इस शहर में जो आम लोगों के साथ हो रहा है इस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। रेबिक ने बात आगे बढ़ाई। या छापा मारने वाले क्या फौजी वर्दी में थे? रेनूर ने नफी में सर हिलाया। वो सुरमई वर्दी में थे, खास सिपाही। राटर ने आहिस्ता से कहा, आम फौज शहर में बहुत कम रह गई है और तमाम जिम्मेदारियां खास फौज ने संभाल ली है, मगर तुम पर तशद्दुद करने वाले तो आम फौज के लोग थे। हाँ, मगर इन्हें देखकर मुझे ताज्जुब हुआ, वरना इन गलियों में अब आम फौज का कोई सिपाही मुश्किल ही से नजर आता है। मेरा ख्याल है वो किसी खास। राटर एक बार फिर बोलते बोलते रुक गया। तुम खुलकर बात करो। रेबिक ने उसकी हौसला अफजाई की। मुझे मालूम है कि आम फौज को आजकल खुली छूट दी हुई है और वो लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। राटर ने गहरी सांस ली। आप ठीक कह रहे हैं, ये अपने मकसद के तहत यहाँ आते हैं। आमतौर पर अकेले रह जाने वाली औरतें इनका निशाना बनती है। ये इसलिए यहाँ आए थे और बदकिस्मती से हम अपने बच्चे की वजह से बाहर निकले और इनके हाथ आ गए। हमें फसीलों तक महदूद रहने का हुक्म है। रेबिक ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, आबादी में आने वाले बदनीयती की वजह से आते हैं। रेनूर ने पहली बार मेरी तरफ इशारा किया। आप ही बोल रहे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ये मेरा मातहत है और मेरे सामने बात नहीं करता। रेबिक ने जवाब दिया। मेरा एक मशवरा है, दोनों यहाँ से चले जाओ। कहाँ? राटर परेशान हो गया। क्यों? रेनूर ने पूछा। तुम लोग सिपाहियों की नजर में आ चुके हो। वो भी मेरी वजह से चले गए, मगर वो फिर आ सकते हैं और उस वक्त भी आ सकते हैं जब राटर काम पर हो। हम कहाँ जाएं? वो परेशान हो गए थे। रेबिक का खदशा उन्होंने फौरन तस्लीम कर लिया था। किस रिश्तेदार के यहाँ? रेबिक ने कहा। जब तक जंग के हालात हैं तुम लोग एहतियात करो। लोगों के अंदर मौजूद शैतान हालात की वजह से बाहर आ गए हैं। इस दौरान मैं सोच रहा था कि क्या हम राटर पर एतमाद कर सकते हैं। वो खुद भी रेनाल्ड की फौज का सताया हुआ था। अगर हम ना आते तो उसके खानदान पर बहुत बड़ा साहनिया भी गुजर सकता था। मैंने रेबिक को फिर इशारा किया और हम बाहर आए। मैंने उसे अपने ख्यालात के बारे में बताया। मेरा ख्याल है हम इन पर एतमाद कर सकते हैं। आपका मतलब है कि हम इनकी मदद से बच जाने वाले बागियों तक पहुंचे? बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। हमें इस वक्त आर्गोन में ठिकाने और मदद की जरूरत है। रेबिक हिचकिचाया। जनाब, इन पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन अगर ये पकड़े गए तो हमारे बारे में उगलने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। मैंने सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम खतरा मोल ले सकते हैं। इस शहर में ऐसा फर्द है
तलाश करना जिस पर हम भरोसा कर सके इस वक्त बहुत मुश्किल है। रैबिक अब भी हिचकिचा रहा था। खतरा बहुत ज्यादा है जनाब, अब खतरा मोल लिए बगैर चारा नहीं है। रैबिक ने सर हिलाया। जैसे आप कहें। हम अंदर की तरफ बढ़े थे कि किसी ने बैरूनी दरवाजा बजाया और बजाने का अंदाज खतरे की घंटी बजा रहा था। अंदाज बहुत जारहाना था। फिर कोई चिल्लाया, चाहे मुअज्जम के नाम पर दरवाजा खोलने का हुक्म दिया जाता है। राटर और रेनूर बैक वक्त बाहर आए। ये 2 कमरे का मुख्तसर सा मकान था जिसमें सामने और अकबी सिम्मत सहन था। राटर का चेहरा सफेद हो रहा था। उसने घबरा कर कहा, ये वही लोग हैं, फिर आए हैं। मगर मैं जान गया था इस बार वो राटर और रेनूर के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए आए थे। रैबिक भी समझ गया था। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए आए हैं। क्या मतलब? राटर चौंका। रैबिक ने जवाब दिया, हम रेनाल्ड की फौज से नहीं है, हमारा ताल्लुक सामिरा से है। राटर दम बखुद रह गया था मगर रेनूर ने हाजिर दिमागी का सबूत दिया। उसने सरगोशी में राटर से कहा, तुम इन लोगों को रोको। फिर उसने मुझे और रैबिक को साथ आने को कहा और हमें लेकर अकबी सहन में आई। इस दौरान मैं दरवाज़ा बचाने का अमल शिद्दत इख्तियार कर गया था। रेनूर ने हमें इशारे से दीवार पलांग कर अकबी गली में जाने को कहा। मैंने उछल कर 7 फुट ऊंची दीवार पर हाथ जमाए और जिस्म ऊपर उठाया था। रैबिक ने नीचे से मुझे हथियार पकड़ाए और खुद भी उछल कर दीवार पर चढ़ा था। लेकिन इससे पहले हम नीचे कूदते मकान के अगले सहन से राटर की दर्दनाक चीख सुनाई थी। रेनूर तड़प कर भागी थी और फिर उसकी चीख सुनाई थी तो मैंने गली में कूदने का इरादा तर कर दिया। रैबिक ने मेरी तरफ देखा। वो भाप गया था कि मैं बाहर कूदने पर आमादा नहीं हूँ। उसने सरगोशी में कहा, हमें निकल जाना चाहिए। नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने जवाब दिया और वापस सहन में कूद गया। मजबूरन रैबिक भी वापस कूदा। उसने तीर कमान और मैंने नेज़ा संभाल लिया। आगे जाने की जरूरत नहीं थी। हमारी तलाश में आने वाले जल्द या बादेर इसी तरफ आने वाले थे और इनकी आवाजें बता रही थी कि वो इसे से मत आ रहे थे। राटर और रेनूर की अव्वलीन चीखों के बाद इनकी आवाजें दोबारा नहीं आई थी। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मौत के हरकारे नमूदार हुए थे। आने वाले 2 मुसल्लह सिपाही थे जिन्होंने सुरमई रंग की वर्दियां पहन रखी थी। इनके हथियार और दूसरा साजो सामान बहुत आला दर्जे का था और वो खुद भी यकीनन आला तरबियत याफ्ता थे। इनमें से आगे वाले ने आते ही मुझ पर नेज़े से वार किया मगर मैं होशियार था। मैं एक तरफ हुआ और नेज़ा मेरी गर्दन के पास से गुजरा था। इससे पहले वो नेज़ा वापस खींचता, रैबिक का चलाया हुआ तीर उसकी आंख में उतर गया था। उसके हल्क से अजीब सी आवाज निकली और वो बेजान होकर नीचे गिरने लगा। मैंने उसका नेज़ा पकड़ा और उसे उल्टे सिम्मत से दूसरे के सर पर मारा। वो रैबिक को निशाना बनाने जा रहा था। मेरी ज़रब ने उसे गड़बड़ा दिया और एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो रैबिक से हटी। इस मौका से फायदा उठाकर रैबिक ने दूसरा तीर उसकी गर्दन में उतार दिया। उन्होंने जर्रा और खुद पहन रखा था इसलिए रैबिक खुली और नाजुक जगहों को निशाना बना रहा था। तीर खाकर उसने भयानक आवाज निकाली और नीचे गिर कर तड़पने लगा। इसे अजियत से निजात दिलाने के लिए मैंने नेज़े से उसके चेहरे पर वार किया और वो एक लम्हे में आखिरी बार तड़प कर साकित हो गया। मकान की साख्त ऐसी थी कि दोनों कमरे आगे पीछे थे और एक पतली सी गली आगे पीछे के सहनों को मिला रही थी। आने वाले इसी गली से नमूदार हुए थे। मैंने रैबिक को इशारा किया और उस सर हिलाते हुए फुर्ती से कमरे की छत पर चढ़ गया। छत 8 फुट ऊंची थी। ऊपर चढ़ने से पहले उसने कमान शाने पर लगाई और नेज़ा मेरे हवाले कर दिया था, इसलिए कोई रुकावट नहीं थी। मैंने गली में झांक कर देखा और बाल बाल बचा था। तीर मेरे पास से गुजरा था। दूसरी तरफ दुश्मन घात लगाए हुए थे। मैंने एक हाथ से नेज़ा संभाला और दूसरे से दुश्मन सिपाही की लाश उठाई और उसे सामने करके आगे बढ़ा। इसलिए मैं रैबिक ने ऊपर से कार्रवाई की क्योंकि आगे किसी की लर्जा खेज चीख सुनाई दी थी। मुझ पर चलाया जाने वाला दूसरा तीर लाश के सीने में उतर गया। इससे आगे मैंने तीर अंदाज को मोहलत नहीं दी और लाश इस पर फेंक कर पहलू से नेज़ा उसके पेट में उतार दिया। उसने टकराने की आवाज निकाली और आगे झुका। लाश बदस्तूर हमारे दरमियान थी। उसका वजन नेज़े पर आया तो उसकी अनी जख्म को फाड़ती हुई आजाद हुई। सिपाही इस बार हल्क फाड़ कर चीखा था। अगले सेन का मंजर तशवीशनाक था। राटर एक तरफ दीवार से टिका हुआ था और उसका हाथ पेट पर था जहां से उसका कुर्ता खून से सुर्ख हो रहा था। रेनूर उसके नजदीक जमीन पर ढेर थी और किसी कदर हरकत कर रही थी। मारे जाने वाले 2 सिपाहियों के अलावा भी वहां 2 सिपाही थे। इनमें से एक राटर की तरफ लपक रहा था, चाहे वो उसे खत्म करना चाहता था या ढाल बनाना चाहता था। मैंने रिस्क नहीं लिया और अकब से नेज़ा उसकी कमर में उतार दिया।
इसलिए मैं रैबिक का चलाया हुआ तीर भी उसकी गुद्दी में उतरकर दूसरी तरफ निकल गया और वो ऊंधे मुंह गिरकर साकित हो गया। छठा जो सही सलामत था उसने मौका की नजाकत भांपकर फरार की कोशिश की, मगर मेरा नेजा रास्ते में आया और वो रुक गया। उसने अपना नेजा फेंक दिया और तकरीबन रोने वाले अंदाज में बोला, मुझे मत मारो, सेंटोर के लिए मत मारो। रैबिक ऊपर से गली में देख रहा था कि वहां कोई और तो नहीं है, मगर गली में और कोई नहीं था। क्या यही एक दस्ता आया था? इत्मीनान करने के बाद रैबिक ऊपर से कूदा। बस यही 6 थे। एक जिंदा हाथ आया है, मैंने कहा, जरा इससे पूछताछ करूं जब तक मैं इनको देखता हूं। मेरा इशारा राठर और रेनूर की तरफ था। रैबिक ने धक्का देकर सिपाही को ऊंधे मुंह गिराया और उसका नेजा उसी की गुद्दी पर रखकर उससे पूछताछ करने लगा। मैं राठर के पास बैठा और उसका कुर्ता ऊपर करके देखा। उसके पेट पर नेजे का जख्म था जिससे रह रह कर खून उब रहा था। मैंने उसी का कुर्ता फाड़ा और उसके एक हिस्से की गद्दी सी बनाकर दूसरे हिस्से को पट्टी बनाकर उसके गिर्द कसकर लपेट दिया। बज़ाहिर उसके किसी अहम अज़ू को नुकसान नहीं हुआ था, मगर खून रोकना जरूरी था। अगर खून ज्यादा बह जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। राठर ने रेनूर की तरफ इशारा किया, उसे देखो, उसके सर पर चोट आई है। रेनूर के सर पर किसी चीज की जरब लगी थी। इसकी कनपटी हल्की सी मुतवर्रम थी, मगर वो खिल रही थी, यानी उसे होश आने वाला था। मैं अंदर आया कि पानी लाऊं तो इन दोनों का बड़ा बेटा कमरे में खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था। मैंने पानी लिया और बाहर आया। रेनूर के मुंह और हल्के में पानी डाला तो उसे तेजी से होश आ गया। वो उठ बैठी और फिर राठर को जख्मी पाकर उससे लिपट गई। वो मेरी बात नहीं समझते, मगर मैं उनकी बात समझ सकता था। रेनूर रोते हुए राठर से उसकी तबीयत का पूछ रही थी। वो उसका जख्म भी देखना चाहती थी, मगर राठर ने उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, इन लोगों ने एक बार फिर हमें बचा लिया है। इनकी तरफ से इत्मीनान के बाद मैं बाहर गली में आया। मकान में खासा शोर शराबा हुआ था, मगर आसपास ऐसे कोई आसार नहीं थे कि किसी के कान पर जूं भी रेंगी हो। लोगों ने यकीनन सुना होगा, मगर किसी ने बाहर निकलकर सूरत-ए-हाल जानने की कोशिश नहीं की थी। इसकी माकूल वजह थी, सरकारी काम में मुदाखलत करने वाले खुद मुश्किल में पड़ जाते, इसलिए किसी ने मुदाखलत करना तो एक तरफ रहा, घर से झांक कर भी देखा नहीं था। मैं गली के सिरे तक आया और बड़ी सड़क पर झांक कर देखा तो मुझे दूर से सुर्ख वर्दी में मलबूस एक छोटा दस्ता इसी तरफ आता दिखाई दिया। मैं तेजी से वापस आया और रैबिक से कहा, कुछ और आम सिपाही इस तरफ आ रहे हैं। वो फिक्र मंद हो गया, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। इसने क्या बताया है? इसका कहना है कि इसके दस्ते को यहाँ छापा मारकर 2 आम सिपाहियों को गिरफ्तार करने का हुक्म मिला था। इसके साथ ही मकान में मौजूद अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि अगर मुजाहमत की जाए तो सबको खत्म कर दिया जाए। रबी की बात सुनकर मैंने इत्मीनान महसूस किया। इसका मतलब था कि हम पर अमूमी शक था और हमारा शुमार भी बागियों में किया जा रहा था, वरना खुसूसी दस्ते को हमें खत्म करने का हुक्म न दिया जाता। इनकी आमद पर मुझे खदशा हुआ था कि शायद हमारी बाहर से आमद का राज खुल गया है और छापा इसी वजह से मारा गया था। मेरा ध्यान डेविड शाह की तरफ गया था, मगर इत्मीनान के बावजूद खतरा अभी टला नहीं था। हमें यहाँ से फौरी निकलना था। राठौर और इनूर मुझे एक अजनबी जुबान बोलते पाकर हैरान हुए थे, मगर फिलहाल वो ऐसी मुसीबत में थे कि अपनी हैरत का इजहार भी नहीं कर सकते थे। मैंने उनकी तरफ इशारा किया, ये भी खतरे में है, इन्हें यहाँ से जाना होगा। सुनो, तुम दोनों को खतरा है, रैबिक ने उनसे कहा। जल्द मजीद सिपाही आने वाले हैं, इनकी आमद से पहले तुम्हें निकलना होगा, वरना वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे या मार देंगे। राठौर ने सर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास जगह है। तुम दोनों अब कहाँ जाओगे? हमारे और साथी हैं, हम इनके पास वापस जाएंगे। राठौर इस दौरान में संभल गया था, इसका खून बहना रुक गया था, मगर साथ ही मैंने महसूस किया कि वो कुछ बदला हुआ लग रहा था। कुछ देर पहले वो दबा हुआ और सहमा हुआ लड़का था, मगर अब जख्मी होने के बावजूद उसके अंदाज में एक तरह का एतमाद और हौसला नजर आ रहा था। उसने कहा, नहीं, आप हमारे साथ जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? रेनूर ने जैसे खबरदार करने वाले अंदाज में कहा, मगर राठौर ने उसे तसल्ली दी। ये हमारे ही लोग हैं, क्या ये लाशें साबित करने के लिए काफी नहीं है? तुम बच्चों को लो। मैं चौंका और रैबिक से कहा, इनसे कहो खुलकर बात करें, क्या ये रिनार्ड के मुखालफों में से है? रैबिक ने पूछा तो राठौर ने सर हिलाया। हाँ, और मेरे बेशतर साथी पकड़े जा चुके हैं। खुशकिस्मती से मैं महफूज रहा। रेनूर अंदर चली गई थी। उसके जाते ही राठौर ने उठकर एक नेजा उठाया और अचानक ही अकब से जमीन पर लेटे सिपाही की पुश्त में ऐन दिल के मकाम पर उतार दिया। वो चंद लम्हे को तड़पा और साकित हो गया। मैंने या रैबिक ने मुदाखलत नहीं की। इसका अंजाम बिलाखिर यही होना था और राठौर के हाथ हुआ था, इसलिए हमें ज़हमत नहीं करना पड़ी थी। रेनूर दोनों बच्चों को ले आई। उसने एक नज़र मारे जाने वाले सिपाही को देखा, मगर कुछ कहा नहीं।
शायद उसे भी इल्म था कि सिपाही का क्या अंजाम हो सकता है। रैबिक मुझे एक तरफ ले गया। क्या हम इन पर एतमाद कर सकते हैं? करना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैंने जवाब दिया। हमें जल्द अज जल्द अपने लोगों से राब्ता करना है। ये बता रहा है इनमें से बेशतर पकड़े जा चुके हैं, इसके बावजूद कुछ न कुछ बचे हैं जैसे ये लोग, और हमें इनकी मदद से बाकियों को भी छुड़ाना होगा। रैबिक चौंका और फिर उसने कुछ कहा नहीं। हम बाहर आए और मरकजी शाहराह से मुखालिफ सिमत में रवाना हो गए। एक गली अबूर करते ही राटर मुड़ गया था। वो जख्मी होने के बावजूद तेज चल रहा था और हमसे आगे था। हर गली में दाखिल होने से पहले वो झांक कर देख लेता था। छोटे बच्चे को रिनूर ने उठा रखा था और बड़ा लड़का रैबिक ने अपने शाने पर बिठा लिया था। मैं सबसे पीछे था और पीछे का ख्याल रखते हुए चल रहा था। मेरा ख्याल था कि राटर हमें आम आबादी के किसी मकान या ठिकाने तक ले जाएगा, मगर जब वो पोश इलाके के पास पहुंचा और उसे आम आबादी से जुदा करने वाली दीवार के साथ साथ चलने लगा तो मैं चौंका और रैबिक के तवज्जुह से पूछा, तुम कहाँ ले जा रहे हो? राटर ने जवाब दिया, हमें उमारा वाले हिस्से में जाना है, वहां सारे हुकूमत के हामी हैं। रैबिक बोला। राटर रुक गया और उसने रैबिक की तरफ देखा। सब नहीं है, बहुत से रेनाल्ट के मुखालिफ भी हैं। आखिर कैरियर भी तो उसका मुखालिफ था। ये ठीक कह रहा है, मैंने रैबिक से कहा। अब इस पर एतमाद करना चाहिए। रैबिक ने सर हिलाया और हम दोबारा आगे रवाना हुए। खुशकिस्मती से सिपाही हमारे पीछे नहीं आए थे, या फिर मैंने जो दस्ता देखा था वो कहीं और जा रहा था। राटर दीवार के साथ साथ चलते चलते अचानक रुका और दीवार के साथ लगी फूलदार झाड़ी में घुस गया। झाड़ी ने दीवार को अच्छी तरह कवर किया हुआ था। चलने में बाद उसने अंदर से सर निकाला और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम झाड़ी में घुसे तो नीम तारीकी में दीवार की जड़ में एक छोटा सा कला नजर आया। राटर इसे रेंग कर दूसरी तरफ जा रहा था। बज़ाहिर ये पानी की नकासी का सुराख था जिसे जरा बड़ा कर लिया गया था। ये 2 फुट चौड़ा और जमीन से कोई 1 फुट ऊंचा था। राटर के बाद रैबिक क्या, रेनूर ने छोटा बच्चा उससे पकड़ाया और खुद गई। इससे पहले इसका बड़ा बेटा दूसरी तरफ गया था। सबसे आखिर में मैं दूसरी तरफ निकला। मिट्टी से रगड़ खा कर हमारे लिबास खराब हुए थे, मगर इस वक्त किसी को लिबास का होश नहीं था। मैंने रैबिक के तवज्जुह से पूछा, अब कितनी दूर जाना है? ज्यादा दूर नहीं है, राटर ने जवाब दिया। मैंने इशारे से उसे रोक लिया। तुम्हें बताया था कि हमारे साथी भी हैं। अगर वो किसी महफूज जगह हैं तो इनकी फिक्र मत करो, वरना इनको भी इसी जगह बुला लेंगे, राटर ने कहा और चलने लगा। चंद मिनट बाद हम एक खासे बड़े और सुर्ख रंग में रंगे मकान के सामने थे। यहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। राटर ने आगे बढ़कर लकड़ी के गेट पर दस्तक दी। फौरन गेट में एक छोटी खिड़की खुली और वो सरगोशियों में किसी से बात करने लगा। इस गुफ्तो शनीद का नतीजा ये निकला कि 1 मिनट बाद गेट में छोटा दरवाजा खुला और राटर ने पलट कर हमें अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाते हुए मेरे जहन में चंद लम्हे के लिए खदशा आया था। बज़ाहिर तो दोनों राटर रेनाल्ट मुखालिफ ग्रोह से ताल्लुक रखता था। इसने कैरेट का हवाला भी दिया था, मगर इंसान के बारे में क्या कहा जा सकता है? बाज़-औक़ात इंसान खुद को भी धोखे में रखता है। दूसरों को धोखा देना तो बहुत आम सी बात है। हम अंदर आए। ये खासा बड़ा अहाता था जिसके वस्त में बड़ा सा कोठी नुमा मकान था। हम राटर की रहनुमाई में अंदर आए। वो हमें एक कमरे में ले आया। अब सब बैठे। उसने फर्श पर बिछे उम्दा कालीन की तरफ इशारा किया। मैं अभी आता हूँ।